हमारे साथ मुजफ्फरनगर की जानी-मानी वह शख्सियत समाजवादी पार्टी के जो कि जिला अध्यक्ष है जिया चौधरी। आज चर्चा करने वाले 2024 का चुनाव लगभग फाइनल हो चुका है क्योंकि सबसे मेन बात ये हो जाती है कि भाजपा का जो प्रत्याशी था कहीं न कहीं असमंजस में लगा हुआ था कि अभी पता नहीं किसको टिकट होगा, किसको नहीं। लेकिन कल मुजफ्फरनगर से भाजपा का संजीव बालियान का फिर से टिकट तीसरी बार भाजपा ने जो बड़ी पारी खेली है, तो तीसरी बार फिर उनको यहाँ से दावेदार बनाया गया। तो उस पर आज जिया चौधरी से हम चर्चा करेंगे कि किस तरह की तैयारी है 2024 के चुनाव को, क्योंकि बड़ी चुनौतियां हैं। लगातार भाजपा का सांसद 2 बार से यहाँ पर अपनी जो है एक तरफ से हैट्रिक लगाए हुए हैं, तीसरी बार भी उसी को ही उम्मीदवार बनाया गया है। तो इस पर इतनी बड़े चुनौतियों भरा जो ये लोकसभा चुनाव होगा, इसको क्या किस तरीके की कार्यप्रणाली रहेगी समाजवादी कार्यकर्ताओं की और समाजवादी किस तरह इसको अपने पाले में ला सकेगी, ये बड़ा सवाल है क्योंकि इस वक्त के जिला अध्यक्ष है जिया चौधरी। तो जिया चौधरी की बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। बात करते हैं जिया चौधरी से। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आपका धन्यवाद। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि लोकसभा का चुनाव का बिगुल बज चुका है। समाजवादी पार्टी के ने जनपद मुजफ्फरनगर लोकसभा पे पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक जी को प्रत्याशी बनाया है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की इच्छा भी ये थी कि मुजफ्फरनगर लोकसभा पर आदरणीय हरेंद्र मलिक जी को चुनाव लड़ाया जाए और समाजवादी पार्टी का संगठन, समाजवादी पार्टी के सभी साथी इस चुनाव को जीतने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। और जो हमने संगठनात्मक ढांचा खड़ा किया है सेक्टर जोन तक, उन सब में सक्रिय भागीदारी निभाएंगे सब लोग। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी जनपद में शानदार प्रदर्शन करेगी लोकसभा चुनाव में। बहुत बड़ी बात है कि लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने के लिए समाजवादी पार्टी जा रही है। दूसरी बात गठबंधन भी है। तो कहीं न कहीं मजबूती में अपने आप को जिला अध्यक्ष मान रहे हैं कि यहाँ पर मुजफ्फरनगर में समाजवादी कार्यकर्ताओं की जो मेहनत है वो कहीं न कहीं मुजफ्फरनगर में रंग जमाने में अब की बार कामयाब हो सकती है। तो जिया भाई सबसे मेन चीज़ ये आ जाती है कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि कल एक पार्टी की कार्यकर्ता की वीडियो वायरल हुई है और उन्होंने उल्टी-सीधी जो आरोप है तो लगाए हैं। मतलब ऐसी कौन-सी महिलाएँ जो मतलब पार्टी कार्यालय आई है, जिनके साथ आपका व्यवहार सही नहीं रहा? या ऐसा कौन-सा कार्यकर्ता है जो मतलब आपसे मतलब अपने आप को ठगा-सा महसूस कर रहे हैं जब से आप जिलाध्यक्ष हैं? और मतलब ये बहुत बड़े सवाल है कि मतलब जहाँ एक तरफ लोकसभा चुनाव शुरू हो चुका है, वहाँ इस तरह की बातें सामने कार्यकर्ता की तरफ से आई है। देखिए, अगर कोई असहमत है, सब मेरे साथी हैं। मैंने पार्टी में पिछले 20 साल लगातार संघर्ष किया है और हम सब लोगों ने मिलकर काम किया है। सदर होने के नाते मैं उन सब लोगों से उन्हें निमंत्रण देना चाहता हूं कि वो आए, बैठ के बात करें। अगर वो मुझे कहीं बुलाना भी चाहेंगे तो मैं वहां भी चला जाऊंगा। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से चुनाव लड़ने पर, मेरा फोकस चुनाव लड़ने पर है। कल हमारी पार्टी की मासिक बैठक भी थी, वहां भी हमारा पूरा फोकस चुनाव लड़ने पर था कि हम चुनाव में कैसे जाएं, किस तरीके से लोकसभा मुजफ्फरनगर को जीतने का काम करें। अगर ये हमारी पार्टी में डेमोक्रेटिक सिस्टम है, अगर कोई अपनी बात रख रहा है तो मैं उसको इस तरीके से लेता हूं कि वो हमारे साथी हैं, सब लोग काम करते हैं। अगर किसी की कोई नाराजगी है तो हम उसको दूर करेंगे, उसको मनाने का काम करेंगे। और हमें कोई ऐसा नहीं लगता कि पार्टी में कहीं कोई गुटबाजी है। अगर किसी कार्यकर्ता को, किसी साथी को, और जहां तक महिला के की बात है, मेरे संज्ञान में तो ऐसा कोई मामला नहीं है, किसी महिला ने तो कोई ऐसा बयान दिया नहीं है। और अगर वो किसी भी चीज से कोई भी, कोई साथी कोई नाराज है, देखिए इतनी बड़ी पार्टी है, कार्यकर्ताओं की फौज है और कहीं ना कहीं अगर किसी को लगता है कि भाई मुझे सम्मान नहीं मिल रहा, तो सम्मान देने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। पार्टी की पूरी वरिष्ठ लीडरशिप है पार्टी के पास और सब लोग मिलकर बैठकर इन चीजों को आगे लेकर जाएंगे और चुनाव में मजबूती के साथ प्रदर्शन करेंगे। जिस तरह की कल मासिक मीटिंग थी, तो लोकसभा चुनाव की उसमें ज़रूर तैयारी रही होगी कुछ ना कुछ। तो किस तरीके के मतलब कार्यकर्ताओं को क्या लोकसभा को ज़ोन में बाँटकर काम किया जा रहा है? किस तरह की मतलब कल कार्यप्रणाली पर जो मासिक मीटिंग हुई है, उसमें लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी की गई? देखिए, पिछले
समय से जब से हम अध्यक्ष बने हैं, हमने हर विधानसभा को जोनवार और सेक्टरवार बांटा हुआ है। उस पर हम बहुत पहले से काम कर रहे हैं और प्रत्याशी हरेंद्र मलिक जी टिकट घोषणा से पहले ही चुनाव की तैयारी कर रहे थे और उन सेक्टरों पर और जोनों पर हमने हर विधानसभाओं में मीटिंगें की, ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए, जिससे हमारा कार्यकर्ता मोटिवेट हो और एक मजबूत संदेश लोकसभा पर जाए कि हम मजबूती के साथ ये चुनाव लड़ रहे हैं। कल भी महत्वपूर्ण साथियों के साथ जो बैठक थी, उसमें ये चर्चा हुई है कि जो हमने जोन बनाए हैं, उन जोन पर अब हम बैठकें शुरू कर देंगे और प्रत्याशी जा रहे हैं। अभी हमने जानसठ में कार्यक्रम रखा था 2 दिन पहले। जानसठ के सभी जो हमारी पार्टी के साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, प्रत्याशी ने उनसे मुलाकात की है और सब लोगों से बातचीत की है और चुनाव को हम आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे आपने कहा है कि अभी प्रत्याशी की जो घोषणा हुई है, लेकिन उससे पहले ही हरिंदर मलिक जी की तैयारी बखूबी चल रही है। ये तो पूरा जिला ही जानता है, क्योंकि अखिलेश यादव ने इस टिकट को प्रायोरिटी पे लिया था। कहीं न कहीं ये भी बात सुर्खियों में रही है। लेकिन जिस वक़्त ये तैयारी चुनाव की चल रही थी, उस वक़्त शायद मेरे ख्याल से आरएलडी का गठबंधन भी आपके साथ था। लेकिन आज आरएलडी साथ नहीं है, तो क्या इसका नुकसान हो सकता है? देखिए, समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल है और तब वो साथ थे, आज हमारे साथ नहीं है। हम अब भी इंडिया गठबंधन में ये चुनाव लड़ रहे हैं और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी 7 सीटें दे रही थी जयंत को, लेकिन 2 सीटों पे ही आपके साथी को सबर करना पड़ा है। क्या ये उनके लिए बड़ा झटका नहीं होगा? देखिए, ये सवाल तो उनका है, मेरा नहीं है। वो अपने आप में एक पार्टी है, राजनीतिक दल है, उनको जो अच्छा लगा, उन्होंने वो किया। अब उनको 2 पर रहना है या 7 पे रहना है, ये तो उनका निर्णय है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। जी हाँ भाई, बिल्कुल बात सही है कि मतलब वो उनका अपना मैटर है, उस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। लेकिन कहीं न कहीं मुज़फ्फरनगर लोकसभा में जिस तरीके का माहौल देखा जा रहा है और अभी तक बीएसपी के पत्ते साफ नहीं हुए कि बीएसपी का क्या इस पूरे चुनाव में भूमिका रहेगी, गठबंधन में साथ आएगी या नहीं? क्या अभी तक कोई बात चल रही है मायावती जी से? इस विषय पे मुझे कोई जानकारी तो क्या अगर मान लिया मायावती जी के साथ में गठबंधन नहीं होता, तो आप अपने दम पर ही कांग्रेस और आप मिलकर चुनाव लड़ेंगे? हम तो चुनाव लड़ रहे हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी मुजफ्फरनगर में एक निजी कार्यक्रम में आए थे। वहां उन्होंने कहा है कि जो भी हमारे साथ आना चाहता है, उसका खुले दिल से स्वागत है। अच्छा, जिस तरह की मान लिया समाजवादी पार्टी के सामने एक और बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं, क्या मतलब ओवैसी से जिस तरह लोग जुड़ रहे हैं, क्या मुज़फ्फरनगर की लोकसभा में ओवैसी का कोई गठबंधन या मान लिया उत्तर प्रदेश में गठबंधन में ओवैसी साहब को लिया जा रहा है? देखिए, ये तो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का वो है विषय कि कौन गठबंधन में शामिल होगा और कौन नहीं होगा। मैं बार-बार कह रहा हूं कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि जो भी गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में आना चाहता है, समाजवादी पार्टी के गठबंधन में आना चाहता है, हम बड़े दल से उनका सब लोगों का स्वागत कर रहे हैं। अब ये तो उनको सोचना है आने वालों का कि वो आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते। नहीं, जैसे ओवैसी का पहले से भी काफ़ी चर्चा का विषय रहा है कि अगर ओवैसी को गठबंधन में लिया जाता है, कहीं न कहीं अखिलेश को ये भी डर रहता है कि मुस्लिम वोट पर जो उत्तर प्रदेश में एक बड़ी राजनीति हो रही है, तो कहीं न कहीं अगर ओवैसी गठबंधन में आ गए, तो कहीं मुस्लिम वोटों में सेंध ना लग जाए। देखिए, ये भाजपा का बनाया हुआ नैरेटिव है कि ओवैसी आ जाएंगे तो मुसलमान वोट ये वो। पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं कि मुसलमान को वोट बैंक ना समझा जाए। जिस तरीके से देश के अंदर एक लोकतांत्रिक प्रणाली है, सब लोगों को वोट देने का अधिकार है, तो वो सब लोग अपनी चॉइस से वोट देते हैं। समाजवादी पार्टी ने अल्पसंख्यक वर्ग के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए संघर्ष किया है। जब जब हमारी सरकार आई है, तो हमने हमारे नेता ने उनके हितों का ध्यान रखा है, इसलिए वो हमारी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि मुसलमानों का डर नहीं दिखाया देना चाहिए, किसी को भी। देश में सब लोग हैं, पार्टी जिसको जो वोट जहां कर रहा है, सब लोग अपनी-अपनी पार्टी को वोट जिसको भी जो अच्छा लगता है, जिसकी विचारधारा को वो पसंद करते हैं, जिसको ये लगता है कि वो हमारे हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें 2022 में 37% वोट विधानसभा में मिला था। 37% वोट। तो वो क्या सब वोट किसकी थी? हमारे पास सब समाज की वोट है।
हमारी पार्टी धर्म आधारित बात ही नहीं करती है। भाजपा करती है एक वर्ग की बात। हम किसी वर्ग, अकेले वर्ग की बात नहीं करते, हम सर्व समाज की बात करते हैं। हमारे पास सर्व समाज का वोट है और हमारे नेता को लोग पसंद करते हैं। और जो हमारे नेता ने नारा दिया है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने, पीडीए का, उसमें सरकार से जो पीड़ित लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, जिन वर्गों के साथ सरकार अन्याय कर रही है, उन सब लोगों को हम एक प्लेटफॉर्म पर लाना चाहते हैं कि आप सब लोग एक आइए और सरकार की जो विनाशकारी नीतियां हैं, जो सरकार का दमनकारी नीतियां हैं, सरकार का जो भेदभाव है, उसको हटाने के लिए आप आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ आइए। समाजवादी पार्टी का हर वर्कर, हर नेता उसको लेकर आगे बढ़ रहा है। जिस तरह पूर्व में उस वक्त आप जिला अध्यक्ष नहीं थे जिया भाई, लेकिन आप पार्टी में पहले से सक्रिय रहे हो और सक्रिय पदों पर रहे हो। पूर्व में यहाँ पर एक बहुत बड़ा चेहरा स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह लोकसभा चुनाव लड़ के गए हैं, लेकिन वो यहाँ पर जीत दर्ज नहीं करा पाए। तो हरेंद्र मलिक में और स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह में क्या अंतर माने, क्या मतलब जिस तरीके उसमें चुनाव में जो आपका 2019 का चुनाव हुआ था, 2024 के चुनाव में क्या अंतर माने, किस तरीके से इस पारी को सफलता की ओर ले जा पाएंगे? देखिए, चौई साहब देश के बड़े नेता थे, हमारे लिए सम्मान्य थे और हमने सब लोगों ने मिलकर, समाजवादी पार्टी के साथियों ने उनको चुनाव लड़ाया। दुर्भाग्यवंश बहुत कम अंतर से चौई साहब चुनाव हार गए। सबको बहुत पीड़ा हुई थी उस टाइम पर। और रहा अब का चुनाव, हर चुनाव जो होता है वो उस दिन के समीकरण में होता है कि क्या समीकरण है, तब क्या समीकरण रहा होगा और अब क्या समीकरण है, ये तो आने वाला समय तय करेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ मुजफ्फरनगर में चुनावी मैदान में है और समाजवादी पार्टी के पास एक बहुत लंबे कार्यकर्ता साथियों की, नेताओं की बहुत लंबी जमात है, जो पार्टी के लिए वफादारी से काम करते हैं और पार्टी को जिताने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो हम अपने साथियों के बूते पे और उनके सहयोग से इस चुनाव को जीतने का भरसक प्रयास करें। जिया भाई, जिस तरीके से आपने गठबंधन के दौरान विधानसभा चुनाव में तो काफी कशमकश करके, लेकिन आपने ज्यादातर आरएलडी के विधायक यहाँ पर जिता कर भेजे हैं और आज आरएलडी ने अपने आप को आपसे अलग कर लिया, तो क्या उसका परिणाम कहीं भुगतना नहीं पड़ेगा? देखिए, आज की राजनीति जो है वो बहुत टिपिकल टाइम है। सब लोग सत्ता से दूर नहीं रह सकते, सब लोग सीबीआई का मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव सीबीआई का मुकाबला कर रहे हैं और जो सच के साथ है वो सच के साथ रहेगा और जो सत्ता के साथ रहना चाहता है वो सत्ता के साथ रहेगा। हम विपक्ष में हैं, विपक्ष का काम कर रहे हैं। विपक्ष में रहकर हम उन्हीं लोगों की तो आवाज उठा रहे हैं जिन लोगों पर सरकार दमन कर रही है, जिनकी आवाज को कुचला जा रहा है, धर्म के आधार पर उनको दबाया जा रहा है। अभी आप देखिए कि अल्पसंख्यक वर्ग की जो स्कॉलरशिप थी वो केंद्र सरकार ने उसका बजट रोक दिया। तो हमारे जो राइट्स हैं, जो हमारे हकूक हैं, जो हमें मिलने चाहिए, हम भी देश के, सभी लोग देश के सम्मानित नागरिक हैं, लेकिन धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहा है उसी को तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उठा रहे हैं। उसी के लिए तो वो सीबीआई का सामना कर रहे हैं। जो सीबीआई का सामना नहीं करना चाहते वो दूसरे उनकी तरफ हैं और जो लोग सिद्धांत की, समाजवाद की और लोगों के पीड़ित और शोषण की के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं वो विपक्ष में है। जिस तरीके से अभी 2024 का चुनाव शुरू हो चुका है लगभग, मतलब इतना समय मिला है, लेकिन पूर्व में कभी सीबीआई ने अखिलेश को नहीं याद किया। तो मतलब अभी चुनाव से ठीक पहले मतलब ऐसी मतलब कौन-सी खामियाँ नज़र आई हैं? ये केंद्र सरकार की एक योजना है। जैसे कि सरकारें लाभांश देने की और उसकी योजनाएं निकालती हैं, ये एक सरकार की दमनकारी योजना है कि जब जब चुनाव आएगा तो सरकार सीबीआई के पर्दे के पीछे आकर खड़ी हो जाएगी और चुनाव लड़ेगी। उसी की कड़ी में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को परेशान करने के लिए और कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने के लिए इस तरीके के कृत्य किए जा रहे हैं कि उन्हें नोटिस दिया जा रहा है, सीबीआई उन्हें कॉल कर रही है और समाजवाद लोगों ने कभी झुकना नहीं सीखा। हम आंदोलनकारी लोग हैं और
समाजवादियों ने बड़े बड़े आंदोलन किए हैं, बड़े बड़े जुल्म सहे हैं, और जो भी भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार जो दमन करना चाहती है, आप सब देख ही रहे हैं कि किस तरीके का एक माहौल, एक नैरेटिव तय किया जा रहा है देश के अंदर और प्रदेश के अंदर। आप पहले से ही बता देते हैं कि कितनी संख्या में हम जीत रहे हैं, आपके पास कौन सा मीटर है, कि कैसे पता चल रहा है आप जीत जाएंगे। एक अनुमान एक अलग होता है, आप दावा कर रहे हैं तो कहीं ना कुछ तो गलत है ना। तो हम झुकने वाले लोगों में से नहीं है। जिस तरह लगातार आजम खान पर कार्रवाई चली है, लेकिन अखिलेश यादव ने आजम खान के लिए लड़ाई कभी सड़कों पे नहीं लड़ी, इसकी क्या वजह है? देखिए, एक बात मैं बताता हूं, आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के नेता हैं, देश के बड़े नेता हैं, और समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा आजम खान साहब और उनके परिवार के पीछे पूरी पार्टी खड़ी रही। आज भी समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से उनके पीछे और उनके साथ, जो उनके ऊपर दमन हो रहा है, उन पर जेल में डाला गया है, हम उनके साथ हैं पूरी तरीके से। अदालतों में जब मुकदमे चलते हैं ना, तो प्रदर्शन से वो मुकदमे तय नहीं होते। जुडिशरी में सारे मामले लंबित हैं और कई मामलों में उन्हें बरी किया गया है। कई मामलों में जो फर्जी मामले थे, अदालतों की टिप्पणी आ रही हैं कि ये फर्जी तरीके से उन पर केस किए गए हैं। तो समाजवादी पार्टी और आदरणीय आजम खान साहब ने आज तक कभी किसी से आके कहा है कि समाजवादी पार्टी मेरे साथ नहीं है? ये भाजपा की आईटी सेल का बनाया हुआ एक नैरेटिव है कि किसी भी तरीके से मुसलमानों में यह बिखराव किया जाए कि आजम खान साहब के साथ जाती हो रही है। आजम खान साहब के साथ समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से खड़ी है। उनके पूरे परिवार को, वो हमारे परिवार का हिस्सा है, हमारे नेता हैं, और किसी भी प्रदर्शन से आज तक किसी को जमानत तो मिली नहीं है। तो ऐसा कहीं नहीं है, ये भाजपा की चलाई हुई आईटी सेल का एक रेगुलर वो चलाती है कि समाजवादी पार्टी ने कोई प्रदर्शन नहीं किया। समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी जैसे ही उनके खिलाफ मुकदमे गए, रैली करने गए रामपुर में, और साइकिल यात्रा समाजवादी पार्टी के संगठन के लोगों ने निकाली। आप मीडिया के लोग उस चीज को नहीं दिखाते हैं, उन बातों को रखिए। और कभी जो सवालात आप समाजवादी पार्टी के नेताओं से पूछते हैं, आदरणीय आजम खान साहब के परिवार से पूछिए कि समाजवादी पार्टी उनके साथ है या नहीं है। तो समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी आजम खान साहब की फैमिली के साथ पूरी तरीके से, और पूरी पार्टी, वो हमारे नेता हैं। हम उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी प्रदर्शन से उन्हें जमानत नहीं मिलेगी। ये जुडिशियल मैटर जहां आ जाते हैं, उन पर जो मामले दर्ज किए गए हैं वो जुडिशियल हैं, सब जुडिशियल केसेस चल रहे हैं वो, और वहां वहां से हमें न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक सिस्टम पे और अपने जुडिशियल सिस्टम पर पूरा भरोसा रखते हैं कि आदरणीय आजम खान साहब को न्याय मिलेगा। आखिरी सवाल जिया भाई, आपका बहुत समय ले लिया। आखिरी सवाल मेरा यह है कि जिस सभासद शौकत अंसारी ने आपके ऊपर आरोप लगाया था, उसी सभासद का एक फोटो एक अखबार में छपा है। वो भाजपा की प्रत्याशी के साथ में अपने वार्ड में घूमते हुए नजर आए हैं। क्या सच्चाई है इसमें? मतलब या भाजपा से उनकी नजदीकियां बढ़ रही है, इस वजह से आपका विरोध दर्ज करा रहे हो? देखिए, कहीं किसी की कोई नजदीकी नहीं बढ़ रही है, और सब लोग समाजवादी पार्टी के लिए काम करेंगे। समाजवादी पार्टी एक आंदोलन है, और मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है अभी कि कोई हमारा साथी भाजपा से प्रायोजित है। ये भाजपा के चलाए हुए नैरेटिव होते हैं। समाजवादी पार्टी मजबूत है, सब लोग मजबूत हैं, और जो साथी नाराजगी जता रहे हैं, मुझे कुछ सोशल मीडिया से जानकारी प्राप्त हुई है, कुछ साथियों ने नाराजगी जताई है कि उनके सम्मान में कमी है। उनके सम्मान में मैं कोई कमी नहीं रहने दूंगा। सब मेरे भाई हैं, और हम सब लोगों ने पिछले 20-25 साल से समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने में काम किया है, और मैं समझता हूं कि अगर मेरे लिए कुछ कहा जा रहा है तो मैं उससे विचलित नहीं हूं। पूरी तरीके से हम सब लोगों का फोकस, और हम मना लेंगे उन्हें, वो हमारे भाई हैं, कहीं नहीं है।
मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि वो भाजपा से संचालित हैं। वो पार्टी में हैं और अगर मेरे से कोई नाराजगी है तो मैं उनके घर चला जाऊंगा, उनसे बात कर लूंगा, मेरे साथी रहे, कोई दिक्कत नहीं। तो 2024 के चुनाव पर जिया चौधरी ने मुजफ्फरनगर से हमारे साथ चर्चा की और चर्चा के दौरान लोकसभा चुनाव की जो कार्य प्रणाली है, किस ट्रैक पर इस चुनाव को ले जाना है और किस तरीके से इस चुनाव को जीतने की तैयारियां समाजवाद कर रहा है मुजफ्फरनगर में, बड़ी खास चर्चाएं जिया चौधरी के साथ शालट में रही है। आप देख रहे हैं कैमरामैन इमरान अंसारी के साथ अरशद राना की मुजफ्फरनगर से एक खास चर्चा।